अब हम लोग देखते हैं निर्धनता को हिंदी में ही लिखा जाए ना, सामाजिक आर्थिक सॉरी, अच्छा हाँ, प्रकार जो लिखवाना था कल ना, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट। आज थोड़ा सा पॉवर्टी को देख लेते हैं प्रॉपर अच्छे से। हाँ, फिर उस तौर पर एज अ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। निर्धनता केवल आर्थिक तौर पे होती है या सामाजिक तौर पे भी होती है? अच्छा, चलिए यहाँ पे ना ये करते हैं, अभी इकोनॉमी को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, अभी हम लोग इसको सामाजिक तौर पे समझ लेते हैं, फिर आर्थिक तौर पे समझेंगे। निर्धनता का प्रभाव आप देखते होंगे गांव समाज में, एक सबसे बड़ा प्रभाव बताइए, यानी जो एक ऐसा फैक्ट बताइए जो एक पॉइंट में पूरी की पूरी निर्धनता समाज है उसमें। नहीं, वो तो समझ गए, सॉरी। अच्छा, ऋण बोल रहे हैं, लोन। अच्छा, नहीं वो और कुछ बताइए, सही बता रहे हैं ये तो। आप लोग ये बता रहे हैं कि ये निर्धनता का कारण है। आप पहुंच गए हो वहां तक, लेकिन थोड़ा सा कुछ और क्लियर करो जी। सॉरी, नहीं समझ रहे हैं आपकी बात। नहीं, ये जैसे सामाजिक परिस्थितियां होती है ना, उस आधार पे निर्धनता को हम लोग यहाँ पे उसको क्लासिफाई किए हैं। एक तो इसका सृजन, एक उत्पत्ति, और दूसरा उसका जो प्रभाव होता है, उसका सामाजिक प्रभाव क्या सब होगा। एक शब्द में यदि बताना हो, मान लीजिए। सबसे बड़ा समस्या क्या पता है? एक शब्द में, वर्गीकरण। और इसको लेकर के ना, इस टर्म को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया। जैसे आप देखो, क्लासिफिकेशन को लेकर हम लोग देखते हैं कि जैसे आज आप गांव घर में देखते होंगे, आप लोग यदि गांव समाज से जुड़े होंगे आप लोग, यदि दो भाई है किसी परिवार में, और एक भाई आईएएस बन गया, तो और छोटा भाई गांव में ही वो हो सकता है कि वो पिताजी का ही जो उसके यहाँ जो पौराणिक संपत्ति है, यानी खेती है, जो कुछ भी है, छोटा भाई यदि उसी व्यवसाय में इन्वॉल्व है, तो बड़ा भाई बहुत गैप मेंटेन करता है उससे, एक ग्रेविटी मेंटेन करता है, एक डिस्टेंस मेंटेन करता है। और उनका जो आईएएस का जो बच्चा होता है, वो ये भी नहीं समझ पाता है ये मेरे ताऊ जी हैं, मेरे पिताजी के सगे भाई हैं, ये इस बात को वो भूल जाता है। इवन कि आदमी थोड़ा सा ना अपना वो परिचय देने में भी संकोच करता है कि ये मेरा ही भाई है। ठीक है, समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? इवन कि आदमी अपने बहन से भी थोड़ा दूरी मेंटेन करने लगता है। यदि एक बहन उसकी ठीक ठाक फैमिली में चली गई और एक बहन गांव में ही वो क्या कर रही है, चूल्हा पे खाना बना रही है, यानी गांव में ही है, ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी है, ग्रामीण परिवेश में ही रह रही है, ऐसी बहुत सारी
महिलाएं हैं ना गांव समाज में, बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे उनकी जो सगी बहनें हैं, सगे भाई हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, मतलब थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं। ये क्या कारण है इसका? इसके जड़ में सबसे बड़ा कारण है निर्धनता, गरीबी। और गरीबी के कारण एक जो दोनों सगे भाई बहन थे उसमें दूरियां हैं। एक वर्गीकरण आपका ये भी हो सकता है, जैसे एपीएल और बीपीएल है ना, यानी एवब पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि किसी भी आधार पे आप वर्गीकृत नहीं कर सकते, यानी ऊंच नीच का भेदभाव आप नहीं बांट सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि समानता के उद्देश्य के लिए, यदि उद्देश्य सही है यानी साध्य सही है, ठीक है आपका, तो आप साधन में, यानी ये दोनों का लक्ष्य क्या है, बीपीएल का क्या, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो उनका उद्देश्य तो गवर्नमेंट का यही है ना कि सोसाइटी का जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, सीमांत वर्ग है यहाँ, यानी एक ऐसा वर्ग समाज में जो हाशिए पर मौजूद है, उनको यहाँ लाना, यही तो उद्देश्य है ना। इसीलिए तो आप उनको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ठीक है, डीबीटी के तहत उनको रुपया दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अमर्त्य सेन साहब ने क्या कहा, अमर्त्य सेन साहब ने कहा कि भैया उसको 5 किलो अनाज मत दो, ठीक है। अभी आप लोग सुने होंगे कि करंट अफेयर्स का आप लोगों का टॉपिक होगा कि 1 जनवरी 2024 से है ना कि 5 साल के लिए मोदी जी, मतलब वर्तमान सरकार जो है 5 केजी, 5 ही केजी है ना भैया, 5 केजी अनाज को 5 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। हाँ, तो अमर्त्य सेन यदि इस जगह पे रहते तो वो कहते नहीं ये बहुत गलत है, यानी आप चाह ही नहीं रहे हो, सिस्टम चाह ही नहीं रहा है कि जो आदमी वो 5 केजी अनाज के लिए डिजर्व कर रहा है उस सीमा से वो ऊपर आए। वो भी मतलब आप उनको सोचने की भी इतनी क्षमता नहीं दे रहे हो कि वह भी सोच सके कि मेरा बच्चा का बर्थडे होगा तो इसको जेट देंगे, ठीक है। फॉर्च्यूनर बीएमडब्ल्यू तो छोड़ो, ये तो सब लेता है, अब डायरेक्ट जेट चाहिए उसे, ठीक है। क्यों? अभी तक हम उसको 5 केजी अनाज तक ही सीमित रखे हुए हैं, भैया अभी उसको हम सीमा बताते रहते हैं कि तुम 5 केजी अनाज में ही क्या करो, खुश रहो, ठीक है। जब वहां के बच्चे भी, वो 5 केजी अनाज वाले जो सेवालाल और रामलाल है गाँव में, उनके बच्चे भी यदि आईआईटी बॉम्बे में पढ़ेगा तो वो भी कहाँ जाएगा, वो भी किसी बड़े बड़े एमएनसीज का सीईओ बनेगा, तो फादर को कहेगा कि आप यहीं पे न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाते हैं पूरी की पूरी फैमिली। तो एक तो वर्गीकरण वाली सबसे बड़ी समस्या है, ये वर्गीकरण परिवार में भी होता है, मेल फीमेल के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। वहाँ भी निर्धनता है, वहाँ भी आपको ये गरीबी देखने को मिलेगी, ठीक है। आप परिवार में देखते होंगे कि कोई आदमी, यदि हमारा सोसाइटी क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, यदि मान लो घर में, अपने घर में यदि आप देखोगे, यदि महिलाएं किसी बात को लेकर के आवाज़ उठाती हैं तो पुरुष प्रधान समाज क्या कहता है कि भैया तुम्हारा काम है कि ये 5,000 रुपया ले लो और शांत हो जाओ हमेशा के लिए, नहीं। और आदमी विवश होता है क्योंकि रुपया उनके लिए एक मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराता है और हम लोग उसे चुप करा देते हैं। तो ये फैमिली में भी देखने को मिलता है, एपीएल बीपीएल वाला भी मामला है, कास्टिज्म वाला भी मामला है। ये वर्गीकरण आप देखोगे अपने गांव में, जिस किसी भी समाज से आप बिलोंग करते होंगे, जहां से भी, जो भी गांव में आप देखेंगे, तो गांव में देखेंगे कि जो एससी एसटी के, आपने सही बताया कि जो एससी एसटी समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो गांव में एक अलग ही उनका टोला मोहल्ला होता है, देखा है आप लोगों ने, ठीक है, अलग टोला मोहल्ला होगा। और वहां पे जो दुकान रहता है ना, यदि उसमें कोई सेवालाल है, रामलाल है, महंत रामदास यदि दुकान खोला है तो उसी मोहल्ले के लोग जाते हैं उनके दुकान में। यदि यहाँ मान लो कोई ठीक ठाक सोसाइटी का, ठीक ठाक सोसाइटी मतलब उस समाज में जो इलिट क्लास है, इलिट क्लास मतलब अभिजात्य वर्ग है, अभिजात्य वर्ग मतलब सो कॉल्ड ऊंचा वर्ग, ठीक है, तथाकथित ऊंचा नीचा कोई नहीं होता, ठीक है। आप यदि आपको बोलना मतलब कहना चाहिए तो सो कॉल्ड यानी तथाकथित रूप से, ठीक। समाज में ना कोई ऊंचा होता है ना कोई बड़ा होता है, स्थिति आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सही हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिक, आप अडानी से नहीं पूछेंगे भैया कौन किस कास्ट से हो, पूछोगे नहीं, पूछोगे। गांव में जो सेवादास है
वहीं उसी के पास ये समस्या है, कास्ट, रिलीजन, ये सब समस्या गांव में जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, उन्हीं के पास ये सब समस्या है। आप दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, यदि गलती से पूछ दिए कि भैया किस कास्ट से हो, तो समझ जाएगा कि बिहार से है। ये हम बता रहे हैं। तो ये गांव में जो इलिट क्लास के बंदे हैं, तो उनके घर में यदि चुन्नू मुन्नू को वो क्या चाहिए, वो क्या बोलते हैं, चिप्स सबका पैकेट चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। यदि यहाँ पे 80-ST का फैमिली किसी ने दुकान खोला हुआ है, तो यहाँ से ये नहीं आएगा शॉपिंग करने की, चलो इसके पास ले लेते हैं। वहां पे भी क्या है, एक क्लासिफिकेशन है सोसाइटी में। और इस फैमिली के जो यदि कोई, अब तो खैर स्थिति बदल रही है, और इस मामले में बिहार सरकार ने यानी अनप्रेसिडेंटेड, आमूलचूल परिवर्तन किया है, क्योंकि रोजगार इनइक्वालिटी तभी तो समाप्त होगी, असमानता तभी ना खत्म होगी, जब वो भी समाज के मुख्य धारा में, सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में शामिल होगा। और वो होगा कैसे, जब उसे जॉब मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, तभी। तो हम ये बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, क्या दिक्कत है समझने के लिए। तो ये आप देखेंगे कि जो भी पहले आप देखते होंगे गांव समाज में, जो जानवर सब जो मर जाता था गांव समाज में, तो ये इसी परिवार का बाल बच्चा और इसी परिवार के लोग उसको आते थे उठाने के लिए। और यहाँ पे यदि कोई महंत सेवादास टाइप का आदमी है, तो उसका काम क्या है, यानी सब हायरार्की है। यदि वो सेवादास भले अनपढ़ है, और यहाँ पे यदि रामलाल पढ़ा लिखा है, तब भी इस समाज से, इस गांव से होके वो गुजरेगा, तो आप देखते होंगे कि वो यदि साइकिल से जा रहा होता है, तो साइकिल पे से उतर जाता था और साइकिल पैदल चलता था। और पूछना होता था, हम लोग पूछते थे कि ये पैदल क्यों जा रहा है, साइकिल ठीक है, ये आदमी स्वस्थ है, तब भी साइकिल चला के क्यों नहीं जा रहा है। तो मुझे बताया जाता था कि नहीं, ये शुरू से इसकी हैबिट हो गई है, आदत हो गई, ठीक है। जबकि उसकी पर्सनैलिटी भी खराब नहीं है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पढ़ा लिखा बंदा है। क्यों? क्योंकि वो अब उसका नैसर्गिक गुण बन चुका है, यानी उसका स्वभाव बन चुका है। वो ये मानने लगा है कि नहीं, ये जो है ना, ये ऊपर से आया हुआ वर्ग है और हम लोग इसी धरती के लोग। समझ रहे हो आप? यानी उसके मन में इस तरीके की भ्रांति बैठा दिया गया है कि ये बड़ा है और हम छोटे हैं। तो ये इनइक्वालिटी जो है ये समाज में ये तब आएगा जब वो भी आप लोगों की तरह बीपीएससी का तैयारी करेगा, धीरे धीरे, मतलब बीपीएससी का करे यानी पढ़ाई करे प्रॉपर। तो एक तो समस्या ये हो गई समाज में, आप देखते होंगे जातिगत समस्या है, ठीक है। समाज का ऊंचा वर्ग है और निम्न वर्ग का कोई आदमी है, तो वो वहां पे थोड़ा सा बैठने में अपने आप को इन्फीरियर फील करता था कि ये जो है ऊपर से आए हुए लोग हैं, डायरेक्ट क्या है, देवदूत हैं, और हम तो यहाँ के लोग। देवदूत समझ रहे हैं ना, जिसको कहा जाता है समाज में सो कॉल्ड रूप से। तो ये सब समस्या, सबसे बड़ी समस्या है क्लासिफिकेशन की। वर्गीकरण समाप्त कर दो, वर्गीकरण ही खत्म कर दो कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सब नहीं होना चाहिए। स्वतः चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, सब कुछ समान हो जाएंगे। और ये होगा कैसे? तो इसके निचोड़ में है एजुकेशन, शिक्षा, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ की जो महिलाएं होती हैं, उनकी और इतनी खराब स्थिति होती है। यदि आपको कभी देखना, यदि नजदीक से देखना हो, उस चीज को फील करना हो, तो इस सोसाइटी से आप कभी गुजर लें, ठीक है। आप देखेंगे, हम लोगों ने पढ़ाया प्रॉपर यहाँ के बच्चों को, मतलब एक एनजीओ से जुड़े हुए थे हम लोग, ठीक है। तो स्थितियां इतनी बुरी होती थी कि फिर आप बहुत ज्यादा कुछ करने का भी वहां स्कोप नहीं होता है। तो समझ गए, ये वर्गीकरण वाली समस्या है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपने लिखा ना कि भारत में जो गरीबी है, निर्धनता है, उसे मतलब ऑक्सफैम वालों ने कहा विश्व को, यानी वैश्विक लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। जैसे ही कोई रिपोर्ट पब्लिश होती है तो उसमें इंडिया का क्या छवि है उसको उद्घाटित किया जाता है, बताया जाता है कि भैया भारत की ये स्थिति है। तो उन्होंने बताया कि भारत में यदि निर्धनता को देखना हो तो कास्ट के बेसिस पे देख लो कि SC ST की क्या स्थिति है, ठीक है। जेंडर के आधार पे देख लो कि फीमेल के साथ किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनके साथ हेल्थ की कितनी बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, मतलब दयनीय स्थिति होती है, उनके स्वास्थ्य से वो जीवन भर जूझ रही होती हैं, ठीक है। क्योंकि वो सबसे पहले तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रही होती है। कभी उसको ये नहीं बताया जाता कि ये भैया आप ही का है ये बिल्डिंग,
नहीं, ये फलना का है, ये फलना की बेटी है, फिर बड़ी होगी फलना की पत्नी होगी, उससे बड़ी होगी तो फलना की मदर। उनकी यही आइडेंटिटी। इसीलिए हम गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस पर जोर दिया जा रहा है कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं। ये काम हम लोग आज कर रहे हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्री में ये सब 50 साल पहले हो चुका है। 50 साल 100 साल पहले वहां पे ये आइडेंटिटी क्राइसिस वाली समस्या ही नहीं है। उनका अपना, यानी वो खुद में ऑटोनॉमस है, खुद में स्वायत्त है। ठीक है, और ये सब हम देखेंगे फिर आगे। तो ये समस्या है जो हमने लिखाया आपको, पॉवर्टी इन इंडिया कंसंट्रेट्स द लाइन्स ऑफ कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। इसको आप लोग कोट भी कर सकते हैं यदि कोई भी एस्से आ जाए। और बताइए, और क्या बताना है? डिफिनेशन हो गया क्लियर? अब आगे चलें। निर्धनता के प्रकार डिफिनेशन में और लिखाना है कुछ? है तो भैया बहुत ज्यादा। अभी से 1 सप्ताह तक आप लिखते रहेंगे। केवल ये अमर्त्य सेन साहब की जो थ्योरी, मतलब इनकी जो फिलॉसफी है इनकी फिलॉसफी पे लिखाते रहेंगे तो लगभग 5-7 साल तक लिखेंगे आप। इनका जो रिसर्च है उतना जो आपके काम का है, उतना जो लिखे हैं आप वो मोड़ देने ना। मैंने आपको शुरू में एक चीज बताया था स्टार्टिंग में, आप लोग जो भी नए हैं बता दें, आपको उतना ही चीज बताया जाएगा और लिखाएंगे। लिखाने का तो सबसे बड़ा मोटिव ये है कि कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दें, और काम का कंटेंट प्रोवाइड कर दें। क्योंकि इकोनॉमी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हिंदी माध्यम में खास करके कि कंटेंट की बहुत बड़ी समस्या है। कंटेंट आपको अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, क्वालिटी है वो मान लो मिल जाएगा, जनरली बच्चे को पता भी होता है कि नहीं लक्ष्मीकांत जो है वो जस्ट लाइक हनुमान चालीसा है, नहीं जैसे लोग नहीं, वो जो भी स्टार्टिंग उसकी पंक्तियां हो। ठीक है, जैसे श्री गुरु क्या स्टेप से है, तो इसी तरीके से संविधान का जो लक्ष्मीकांत का जो प्रस्तावना से स्टार्ट है, विद द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो याद ही हो जाता है जनरली, 3-4 बार आप पढ़ोगे तो। लेकिन ये इकोनॉमी के साथ ये सुविधा नहीं उपलब्ध है। मैंने बताया था कि इसका मार्क जी कौन सा बताइए? अच्छा, और हाँ सही बता रहे हो, बताओ। ठीक है, और हाँ हाँ, लाल एंड लाल का, ये जितनी सारी बुकें हैं। ठीक है, संजीव वर्मा की जो बुक है, मतलब अच्छी बुक लिखी गई थी, लेकिन उसकी मेन बुक जो है वो इंग्लिश में है। वो टीचर थे बजावते बाजीराम एंड रवि के, दिल्ली में, तो उन्होंने उस बुक को लॉन्च किया था। लेकिन उस बुक में भी कॉम्प्रिहेंसिव वे में नहीं लिखा हुआ। उसका जब आप हिंदी का देखोगे तो फिर वो चीज़ें कुछ देखोगे, फिर उसके बाद चीज़ें समझ में नहीं आएगी। मतलब कहने का सेंस ये है कि व्यापक रूप में, कॉम्प्रिहेंसिव रूप में मैटर आपको नहीं मिलेंगी चीज़ें। हाँ, आप जिनका भी नाम लिए उसमें क्या है कि आप देखोगे तो फिर आपको चीज़ें पता चलेंगी। 2-3 बुकें हैं इकोनॉमी की जो ठीक है मार्केट में, जैसे लाल एंड लाल की हो गई, दत्त एंड सुंदरम की है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के आधार पर अच्छी बुक है, लेकिन वो आपके पीसीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, क्योंकि वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बुक है। तो हम ये बता रहे थे कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी के साथ ये समस्या है। कुछ चीज़ें हैं जैसे इकोनॉमी हो गया, साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया। इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है ना बिहार में। जैसे मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट से ड्रॉट और फ्लड, ये ज्योग्राफी वाले टीचर, ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो वहाँ हो ही जाएगा। यहाँ बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट का ज़्यादा रोल नहीं है, इसका रोल है आपको सिविल में, यूपीएससी में। तो हम ये बताते हैं कि मेरा मोटिव है कि इकोनॉमी का आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा दें, दे दें, और जितने सारे पीवाईक्यू आज तक पूछे गए हैं और फॉर फ्यूचर निकट भविष्य में 1-2 साल तक, ईश्वर करे कि ये 70वीं ही आप लोगों का क्या हो, अच्छे रैंक के साथ लास्ट हो, फर्स्ट एंड लास्ट हो, जिनका भी है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया था कि सिलेबस का जब सिनॉप्सिस आप लोगों को बताए थे, तो सीधा सीधा यहाँ से यानी 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन आपको मेंस में जीएस पेपर 2 में आता है यहाँ से। और
इनडायरेक्टली डायरेक्टली लगभग 100 से 150 नंबर का आपको यहाँ से एज मिलेगा यदि इकोनॉमी पे आपकी अच्छी पकड़ है। जैसे मान लो इनइक्वालिटी पे आपकी पकड़ हो गई, असमानता पे, बेरोजगारी पे और निर्धनता पे, जैसे देश की। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। यदि इकोनॉमी पे आपकी अच्छी पकड़ हो गई तो इसका सीधा सीधा रिलेशन है आपके एस्से से, निबंध से। ठीक है, इसी से आपका संबंध बहुत ज़्यादा है फर्स्ट पेपर से। ठीक है, आईआर से। आईआर में जो भी आप टॉपिक देखोगे इंटरनेशनल, आईआर से क्वेश्चन पूछा जाता है ना मेंस में, आप लोगों ने देखा भी होगा या ना देखा हो तो देख लेना। तो उसमें सीधा सीधा संबंध होता है। इकोनॉमी में जो भी समस्या, आईआर में जो भी समस्या होती है उसका कोर होता है इकोनॉमी। रसिया और यूक्रेन का वार यदि चल रहा है तो वहां भी इकोनॉमी इन्वॉल्व है। ठीक है, इजराइल और पैलेस्टाइन का यदि मामला चल रहा है तो वहां भी इकोनॉमी है। समझ रहे हैं? तो ये सब समस्या है। तो थोड़ा सा, तो मेरा यही मोटिव है कि आप लोगों को हॉलिस्टिक वे में कंटेंट दिया जाए। निर्धनता के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, क्या सब होता है बताइए। रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष निर्धनता, और दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? निरपेक्ष निर्धनता। एक जो इसे एक्सप्लेन पहले लिख लीजिए। राइटिंग के साथ मेरी कुछ समस्या है, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं होती है तो आप लोग माफ करना। क्या बताइए कुछ, क्या होता है ये रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी, क्या होता है बताएंगे कुछ? नहीं, चलिए बता देंगे। हाँ, और अच्छा ठीक है, आप बता पाएंगे कुछ? अच्छा अच्छा, आप लोग अभी पढ़ाई प्रिपेयरिंग, मतलब प्रिपरेशन दौर में है, तैयारी शुरू की है। अच्छा ठीक है, पहले इसे समझ लेते हैं एब्सोल्यूट, फिर इसे समझ लेंगे। निरपेक्ष गरीबी ये हुआ कि यदि कोई भी आदमी यानी जो न्यूनतम आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब, यदि वो इसे भी फुलफिल ना कर रहा हो तो वो किस में आ जाएगा? एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। जैसे वर्ल्ड बैंक के अनुसार, आप लोगों को पता है कुछ कि अभी कितने, पहले का ही बता दो यदि रिसेंट का ना पता हो, जो अभी भारत में या विश्व के पटल पे कोई भी आदमी है एक्स वाई जेड, उसकी प्रति यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे, पीपीपी भूल गए होंगे ना शायद आप लोग, क्रय शक्ति समता याद है? अच्छा चलिए, जिनको ना याद हो फिर बताएंगे। तो पीपीपी के आधार पे प्रति व्यक्ति कितना है कि आपकी पर डे यदि इतना इनकम हो रहा है तो आप बीपीएल से ऊपर हो, यानी गरीबी रेखा से ऊपर हो। यदि उतना डॉलर भी आप अर्न ना कर रहे हो तो गरीब हैं, बताइए। नहीं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते आप लोग? प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण,
क्या? कौन सा? हाँ, किसी में, हाँ, डॉलर में ही बता दो। नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं आपका कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार, इन्होंने ये बताया है, अभी भारत में ही मान लो कि कितने, मतलब कोई भी आदमी यदि इतना डॉलर मिनिमम यदि नहीं कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से बाहर है। भैया मोबाइल पे बाद में सर्च कर लेना, या तो मुझे बता दो। कुछ नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कौन सा आप लोग? ये ये बिहार वाला ना, दैनिक जागरण। अच्छा। संस्करण तो यहाँ उपलब्ध ही नहीं होता होगा। नहीं, ऑर्डर देने पे भी नहीं आता होगा, 2 दिन लेट आता होगा। अच्छा, उपलब्ध करा देता है यहाँ। अच्छा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग यदि को मौका मिले, 2 दिन लेट ही पॉसिबल हो, तो जनसत्ता पढ़ लीजिए। हाँ, तो जनसत्ता पढ़ेंगे तो वो सीधा सीधा इंडियन एक्सप्रेस का ही वो हिंदी वर्जन है, ट्रांसलेटेड। नहीं, कुछ जो मेन मेन चीजें होती हैं वो दी जाती हैं, और सबसे बड़ी बात है जनसत्ता पढ़ने से आपका ये होगा कि उसका यदि आप संपादकीय पढ़ेंगे तो आपका राइटिंग स्किल्स अच्छा होगा, आपका वोकेबलरी सेक्शन जो है इम्प्रूव होगा। और बिल्कुल मतलब सामान्य शब्द में लिखा रहता है जनसत्ता का जो लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करिए जनसत्ता पढ़ें। और ई पेपर भी तो उसका अवेलेबल है, मोबाइल पे तो मिल जाता होगा ना डेली बेसिस पे। हाँ, तो मोबाइल पे, सॉरी, जो भी दिया हो मुझे नहीं पता, तो आप लोग उसे देखिए। यदि इंग्लिश पेपर ना पढ़ सकें, यदि इंग्लिश पेपर पढ़ सकें तो इंडियन एक्सप्रेस अच्छी न्यूज़ पेपर है। इसका एडवांटेज आप लोगों को मेंस के एग्जाम में मिलेगा। वर्ल्ड बैंक जो है 2022, सितंबर 2022 में इन्होंने अपना डाटा अपडेट किया। ठीक है, इन्होंने कहा, यानी पहले आपको सितंबर 2022 से पहले बता देते हैं, फिर अभी आ जाएंगे। इन्होंने कहा कि विश्व में यदि कोई आदमी 1.90 यूएस डॉलर भी ना कमा रहा हो तो वो क्या हो जाएगा? वो गरीब हो जाएगा। यानी उसकी क्रय शक्ति क्षमता, 1 डॉलर बराबर कितना, अभी 83 रुपया के आसपास है ना, जो भी, हाँ 83 है। तो इसको 1.9 को हम लोग 2 में मान लेते हैं, राउंड फिगर में आ जाते हैं खुद समझने के लिए। तो 83 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा ना, 166 हो जाएगा ना। तो वर्ल्ड बैंक देखो कितना नीचे आया है। एक दिन में यदि 166 रुपया भी आदमी, हम लोग मान लीजिए कि 0.10 ज्यादा ही यहाँ काउंट किए है ना। ठीक है, खुद समझने के लिए, तो यहाँ आप ऐसे समझो कि यदि दिन में यदि कोई आदमी 150 रुपया भी ना कमा रहा है तो वो गरीब हो जाएगा। लेकिन समाज में एक ऐसा तबका भी है कि एक दिन में वो 50,000 लाख रुपया पर डे वो एक्सपेंस करता है, खर्च करता है। एक ऐसा भी आदमी है हमारे यहाँ, जो भारत में यदि कहीं किसी संत महात्मा या किसी मंदिर में जाता है मिलने, तो अपना पर्सनल जेट से जाता है। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, देखा भी होगा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। एक आदमी है कि एक दिन में 166 रुपया भी वो नहीं कमा पाता है, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे, यानी क्रय शक्ति क्षमता। क्रय शक्ति क्षमता मतलब कि हम कितना चीज कुछ भी खरीद सकते हैं, यानी हमारी परचेज करने की जो क्षमता है, परचेजिंग पावर, उस आधार पे। ये समझ में आया? अब नहीं समझे आप? तो फिर क्या नहीं समझे बताइए। यानी वर्ल्ड बैंक कहा, यानी सितंबर 2022 से पहले का ये है, अब तो अपडेट कर दिया है, 2.65 के अराउंड आ गया है। हाँ, इतना यदि आप 166 इंडियन रूपी में कन्वर्ट कर दिए, भारतीय रुपया, यदि इतना भी वो अर्न नहीं कर रहा है एक आदमी, तो वो गरीब माना जाएगा। इससे यदि ऊपर मान लो 170 ही कमा रहा है तो उसको फिर वो गरीब काउंट ही नहीं करेगा। इसको समझने के लिए आपने आपका मिस हो गया क्लास। हम लोग समझे थे यूपीएस के आधार पे, नहीं, क्या था वो, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, सामान्य प्रधान स्थिति।
और क्या क्या था? सब्सिडरी स्टेटस। सब्सिडरी स्टेटस क्या था? अच्छा, और क्या था? CWS ना, करंट वीकली स्टेटस। CDS क्या था? करंट डेली स्टेटस। UPS ये है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। सब सॉरी। हाँ, तो वो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए हम लोग कुछ भी पढ़ें, और पढ़ाई का सबसे बड़ा एडवांटेज वही है, रिजल्ट हमको आपको वही दिलाता है कि हम कितने प्रैक्टिस में हैं। क्योंकि आपको पता होगा, जब मान लो आप मेंस इंटरव्यू दोगे कंटिन्यू, ठीक है, तो 0.55 मार्क से, यानी यूपीएससी में तो एक नंबर के कारण 50 रैंक ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट करता है वो शेयर मार्केट की तरह वहां का रैंक, ठीक है। और एक नंबर यदि आपका नीचे आया, कम आया, तो हो सकता है कि आप रेस से भी बाहर हो गए। एक रैंक ज्यादा, एक नंबर ज्यादा आ गया आपको, तो हो सकता है आप रैंक में आ जाए, प्रॉपर आईएएस आईपीएस मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस था, सामान्य प्रधान स्थिति, कि एनएसएसओ और लेबर ब्यूरो ये डाटा रिलीज करता है हमारे यहाँ, यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। ब्रीफ में बता देते हैं कि वो जब आता है आपके यहाँ सर्वे करने, तो वो पूछता है कि आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष में, रोजगार के लिए एक साल में कितने दिन अवेलेबल थे। यदि 6 महीना से ज्यादा अवेलेबल थे तो आपको रोजगार में काउंट मान लिया जाएगा, रोजगार का भाग मान लिया जाएगा कि आप रोजगार में हो, अदरवाइज आपको बेरोजगार मान लिया जाएगा। ये था बेसिकली यूपीएस, ठीक है। फिर उसका वहीं पे था यूपीएसएस, यानी यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस, सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति। फिर वही आदमी आपसे पूछेगा, एनएसएसओ वाला या लेबर ब्यूरो का स्टाफ, जो भैया पिछले साल में आपको मिनिमम 30 दिन का भी काम मिला था। जैसे मान लीजिए हो सकता है कोई आदमी पूरे दिन कहीं काम ना मिला हो, लेकिन अंतिम समय तक दिसंबर में उसे काम मिल गया, ठीक है, लास्ट में काम मिल गया, कहा नहीं, हाँ कहा 30 दिन का काम तो मिला ही था, तो अब उसे सब्सिडरी स्टेटस के आधार पे भी उसे रोजगार का भाग मान लिया जाएगा कि ये आदमी बेरोजगार नहीं है, रोजगार युक्त है। उस आधार पे भी आप देखोगे कि अपने यहाँ बेरोजगारी ठीक ठाक स्थिति में है, अच्छी स्थिति में। थोड़ा आप निर्धनता को वर्ल्ड बैंक के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए कि वर्ल्ड बैंक ने निर्धनता को कैसे डिफाइन किया, ठीक है। समय नहीं हुआ है, 2-4 मिनट तो लिख ही सकते हैं ना। आप लोग घड़ी देखने लगते हैं तो फिर डर हो जाती है मुझे, या आप लोग परेशान हो गए ना। देखिए, विश्व बैंक के अनुसार जी, आगे लिख लीजिए। यानी जो भी टॉपिक आप पढ़े ना, जैसे मैंने असमानता का भी बताया होगा आप लोगों को, बेरोजगारी का भी बताया था, कि जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, नीति आयोग हो गया, यानी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे, यदि उन लोगों ने कोई डिफिनेशन दिया है उसका, उन लोगों ने कोई कोट किया है प्रॉपर, तो उसका डिफिनेशन आपको याद रखना चाहिए कि एग्जाम में उससे क्या होगा, आपको इनरिच होगा, यानी दूसरे के तुलना में, दूसरे के सापेक्ष। यही होता है, जिसने पूछा था कि सापेक्ष क्या होता है, यानी दूसरे की तुलना में, यानी रिलेटिव, ठीक है। आपकी कॉपी बगल वाले के कॉपी से, बगल वाले के सापेक्ष अच्छी है, तो यही माना जाएगा कि यानी रिलेटिव कॉपी, यानी उसके सापेक्ष। विश्व बैंक के अनुसार, यानी वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, नीति आयोग हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, इन लोगों का यदि कोई डिफिनेशन है तो उसको लिख लेना चाहिए प्रॉपर। आप यहां से स्टार्ट करेंगे कोई भी आंसर लिखना, तो वो बेहतर माना जाता है, अच्छा माना जाता है। एग्जामिनर का नजर जाता है कि अच्छा ये वर्ल्ड बैंक का परिभाषा क्या क्या कोट कर रहा है। इसीलिए निर्धनता से तात्पर्य है खुशहाली से वंचित होना। खुशहाली को, खुशहाली के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वेलबिंग। खुश, वेलबिंग, सॉरी,